गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पॉलिटिकल लेक्चर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, जैसे हम लेकर चलेंगे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत भूटान को भी लेंगे क्योंकि डोकलाम विवाद वहाँ पर हुआ था, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, इसके साथ साथ कुछ अदर कंट्रीज जिसके साथ भारत का ट्रेड होता है, उसमें अमेरिका को भी लेकर चलना है हमें, जापान, ब्रिटेन और रशिया। इतने कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन आप देख लीजिए और मैं समझता हूं कि जो क्वेश्चन मिलेगा यहां से आपको मिल जाएगा। तो इस रिलेशन में आपको क्या देखना है? राजेंद्र सिंह मेहता जी, वेलकम। आजादी के बाद यानी भारत जो आजाद हुआ 1947 से लेकर के वर्तमान 2024 तक, उन देशों के साथ हमारे रिलेशन में क्या उतार चढ़ाव हुए वो हमें लेकर चलना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है भारत और पाकिस्तान, उसको हम लेकर चलते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत और पाकिस्तान। देखिए, आजादी के समय से ही यानी 1947 में भारत आजाद हुआ और 47 में पाकिस्तान का गठन हुआ। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं, संबंध ये हमेशा प्रतिकूल रहे हैं। संबंध प्रतिकूल रहे प्रतिकूल रहने के जो रीजन थे उस पर हम नजर मारेंगे। देखिए, पहला जो रीजन है राष्ट्र निर्माण के तरीके में है। राष्ट्र निर्माण, जो राष्ट्र निर्माण हुआ, निर्माण के तरीके में है, तरीके में है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान बना था, तो इस ये धर्म के आधार पर, वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। आधार पर ये विभाजन हुआ था, विभाजन। क्योंकि अगर हम जिन्ना की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की यदि बात करते हैं, जिन्ना की बात करें तो जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हुए, द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, देखिए, अगर द्विराष्ट्र की बात करते हैं, द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और मोहम्मद इकबाल पे यकीन भी नहीं होता क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी उन्होंने ही लिखा था। लेकिन द्विराष्ट्र के सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ पर उसे व्याख्या जो की गई कि द्विराष्ट्र का मतलब क्या होता है, वो जिन्ना ने किया। सिद्धांत देते हुए ये जो जिन्ना है, जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र, जो पृथक राष्ट्र है, राष्ट्र अनिवार्य है, पृथक राष्ट्र अनिवार्य। इसकी बात की तो पाकिस्तान का जो विभाजन या गठन, वो निर्माण जो हुआ है, वो धर्म के आधार पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम भारत की ओर बात करते हैं। यदि हम भारत की बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक है और इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष भी है, पंथ निरपेक्ष। तो देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हम देखते हैं। पूजा जोशी जी, हाँ बेटे, 5 बजे से टाइम किया गया है पूजा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भारत की, देखिए, राइट ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। भारत एक सेकुलर कंट्री है और 42 अमेंडमेंट के द्वारा हमारी प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म शब्द भी जोड़ा गया। तो यहाँ पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन भारत क्या है, एक निरपेक्ष देश है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो है, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान विभाजन को अपूर्ण मानता है, विभाजन को अपूर्ण मानता है, अपूर्ण मानता है। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है बना जरूर है, लेकिन ये अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। क्योंकि वो कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।
तो पाकिस्तान ने क्या किया, 47 में ही कश्मीर पर सैन्य कार्यवाही की और कश्मीर का एक जो बड़ा क्षेत्र था, जो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, कार्यवाही की और कश्मीर के एक हिस्से पर अधिकार कर लिया, अधिकार। और पाकिस्तान इस सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराता है। वहीं दूसरी ओर देखिए, अगर हम पाकिस्तान की विदेश नीति की बात करते हैं, पाक की अगर हम फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, इसकी विदेश नीति ये भारत के प्रतिकूल रही और भारत को अपना शत्रु मानता रहा, अब स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं कि भारत की अगर जीडीपी की बात करें, भारत के एरिया की बात करें, हर किसी भी तरीके से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से बहुत ही पावरफुल है। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि मैं अकेला भारत के साथ नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान ने क्या किया, शक्ति संतुलित करने के उद्देश्य से भारत के विरुद्ध हमेशा महाशक्तियों का सहारा लिया। इन महाशक्तियों में जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार, तो उस समय देखिए, शीत युद्ध के समय जो सहारा लिया था, तो उस समय अमेरिका का सहारा लिया, और शीत युद्ध के बाद वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं तो चीन का सहयोग ले रहा है। वो चीन का सहयोग ले रहा है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाक का विभाजन हुआ है, यानी 71 में जो बांग्लादेश बना है, 71 में पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान जो था, तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1971 में। विभाजन का कारण पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल थी। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये विफल रही। तो विफल तो उसकी रही, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी भारत को मानता है। भारत को मानता है। उसका मानना है कि भारत ने कराया। वर्तमान में पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान स्थान है, प्रांत है बलूचिस्तान। देखिए, जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक समस्या है। यानी बलूचिस्तान में आए दिन विद्रोह होते हैं। पाकिस्तान की सरकार से बलूचिस्तान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो समस्या तो ये इसकी आंतरिक है, लेकिन उत्तरदायी ये इसके लिए भारत को मानता है। अब हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन यहां पर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो हमारे विवादित मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर एक मुद्दा है, सीमा विवाद भी एक मुद्दा है, छोटा सा आगे डिस्कस करेंगे। आतंकवाद भी, नदी जल बंटवारे भी, ये सब मुद्दे जो हैं इन पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं कश्मीर मुद्दा। देखिए, जो कश्मीर मुद्दा है, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए ये पाकिस्तान का होना चाहिए, इसलिए कहता है कि विभाजन अपूर्ण था। तो पाकिस्तान ने क्या किया? यहां पर कश्मीर पर आक्रमण किया पाकिस्तानी कबीलाइयों ने, और इसका एक हिस्सा जो था, एक हिस्सा इस पर अधिकार कर लिया। जब इस पर अधिकार कर लिया
चूंकि दोनों देशों के बीच ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे, तो जवाहरलाल नेहरू नेहरू इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते थे इस समस्या को। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी की यदि बात करते हैं तो भारत कभी आक्रमण नहीं करता। कितनी बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1965, 71, 47 में भी हो गया था, 48 में, 99 कारगिल वार, हमेशा पाकिस्तान की हार हुई। भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। भारत की अगर हम परमाणु नीति की बात करते हैं तो वहां भी लिखा है भारत का स्लोगन नो फर्स्ट यूज, यानी पहले उपयोग नहीं। तो हम शांति प्रिय आदमी हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से इसे निपटाना चाहते थे, और नेहरू इसे 47 में ही इस मुद्दे को यूएनओ ले गए। यूएनओ ले गए और यूएनओ ने 1 जनवरी 1948 को जो भारत पाकिस्तान मुद्दा था ये सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। ये सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। तो जो सुरक्षा परिषद है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास लाइव चल रही है, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो जी खोल के क्वेश्चन पूछिए। क्लास का लेवल यदि ज्यादा हाई होगा तो आप मुझे बता देना, ठीक, क्योंकि आईएएस की क्लास में भी, मेंस में हम आईआर पढ़ते हैं, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में भी आईआर होते हैं। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ज्यादा डीपली ना हो, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। लेक्चरर का एग्जाम भी एक अच्छे लेवल का होता है। पूजा जोशी, फिलहाल काफी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी समस्या होगी पूछ लीजिए। तो सुरक्षा परिषद के समक्ष जब ये मुद्दा गया तो सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। तो सुरक्षा परिषद की जो सिफारिशें वो क्या थी? सिफारिशें नंबर 1, वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अपनी सेना हटाए। जो अधिकृत कश्मीर है, कश्मीर से अपनी सेना हटाए। समझ गए ना? यानी पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर अधिकार कर रखा है, पीओके, वहां से अपनी सेना हटाई। फिर वो दूसरा विकल्प कह रहा है कि दोनों जो देश हैं, देश युद्ध को विराम दें, विराम। फिर तीसरा कह रहा है कि यहां पर जो पीओके है वहां पर जनमत संग्रह होगा। ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी। यानी जनमत संग्रह का मतलब वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां जनता से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या भारत के साथ रहना चाहते हो। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वो ये भी कह सकते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी समस्या ये थी क्योंकि वो पाकिस्तान के अधीन है, पाकिस्तान वहां अन्य लोगों को भी बसा सकता था, मुस्लिमों को जो पाकिस्तान के फेवर में थे। वोटिंग होता तो वो पाकिस्तान के फेवर में बात करते। ये हमारे लिए एक समस्या आ गई। लेकिन पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद की जो तीनों सिफारिशें थी, पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया, अब उल्लंघन कैसे किया? नंबर एक देखिए, उसने वहां से अपनी सेना नहीं हटाई, पहला काम। दूसरा, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था, उस क्षेत्र का एक हिस्सा उसने चीन को सौंप दिया। तो देखिए, हमारे कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और एक हिस्सा कश्मीर के पास है। अब भारत भी जनमत संग्रह को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने तैयार क्या होना था, उसने सुरक्षा परिषद की जो सिफारिशें थी उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। तो कश्मीर की समस्या लगातार बनी आ रही थी, और आप जानते हैं कि कश्मीर का जो राजा हरि सिंह था, वो भी यही चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। वो स्वतंत्र रहना चाहता था,
लेकिन पाकिस्तान ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एक ये भी लॉजिक दिया कि कश्मीर की जो अधिकांश सेना है, कश्मीर की जो अधिकांश सीमा है, अधिकांश जो सीमा है, सीमा ये पाकिस्तान को छूती है, यानी भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि जो कश्मीर है, कश्मीर से निकलने वाली 3 नदियां ये पाकिस्तान जाती हैं, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की कृषि आदि, उनको इसकी आवश्यकता है। फिर वो कह रहा है कि जो कश्मीर है, कश्मीर के जो उत्पाद हैं, उत्पाद ये पाकिस्तान में बिकते हैं, यानी पाकिस्तान में इनकी मांग है। फिर वो कह रहा है कि जो कश्मीर है, कश्मीर ये सामरिक और सैन्य दृष्टि से ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान का होना चाहिए। तो पाकिस्तान यहां पर यह तर्क देता है। अब मैं भारत के तर्क की बात करता हूं, भारत यहां पर क्या तर्क देता है। अब भारत की देखिए, भारत ने विभाजन को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा, एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा है। भारत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बुराई के रूप में देखा है, लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में देखा है। तो ये देखिए, और भारत ने जो दुराष्ट्र के सिद्धांत पर जो विभाजन हुआ उसे उचित ठहराया। भाई तुम धर्म के आधार पर कर रहे हो तो कर लो, ठीक। वहीं पर दूसरी ओर देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इसका प्रभाव कश्मीर में नहीं था। तो फिर अचानक कश्मीर कहां से आ गया। देखिए, पाकिस्तान जो शब्द दिया था, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने एक शब्द दिया था पाकिस्तान। तो उसका कहना था पी माने पंजाब चाहिए, अफगानिस्तान का एक एरिया है, कश्मीर है, सिंध और बलूचिस्तान। तो उन्हें कश्मीर नहीं मिला, बाकी तो सभी कुछ मिला। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर यहां पर शेख अब्दुल्ला, ये जो शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी बनाई थी, एक दल बनाया है, जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस है ये, कॉन्फ्रेंस। मैं दोबारा लिख देता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस। इसका जो अच्छा संबंध था वो कांग्रेस से था। वहीं तीसरी ओर एक पॉइंट और देखना है आपको, कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, इसके पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं थे। इसने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, विलय पत्र पर, ये भारत के साथ किया था। तो हम किस आधार पे मान लें कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन हरि सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, वो भी लोभी व्यक्ति था, वहां की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि भारत सरकार के बिना वो स्वतंत्र रूप से शासन भी नहीं कर सकता था। उसने दिल्ली में जब विलय पत्र पर जेएल नेहरू के समक्ष हस्ताक्षर किए, तो उसने एक तो रक्षा, एक संचार और एक विदेशी मामले, ये 3 अधिकार जो थे ये भारत सरकार को दिए थे, बाकी अधिकार उसी के पास थे। तो हम कश्मीर में चाहते हुए भी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले सकते थे। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं, जब आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया,
तो कश्मीर को एक साधारण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, दो यूटीएस बनाए गए, एक जम्मू और एक लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू के अंदर विधानसभा बना दी गई। तो आज भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में पूरे के पूरे अधिकार दे दिए गए और जब 370 हटाई गई तो पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया। पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया है और अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। तो ये हमारा कश्मीर मुद्दा था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेकर चलते हैं पाकिस्तान के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं, कौन कौन से उसके लिए समझौते हुए, वो आपसे पूछ सकता है। तो देखिए 1965 में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ था। तो 1965 में पाकिस्तान की हार हुई। तो अब 1966 में एक समझौता हुआ। समझौता इसे बोलते हैं ताशकंद। ताशकंद समझौता। समझौता पहला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ है। किस किस देश के बीच था? भारत और पाकिस्तान। तो ये जो समझौता हुआ उस समय भारत के जो पीएम थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अयूब खान थे। अयूब खान, इनके बीच ताशकंद समझौता हुआ। तो इस ताशकंद समझौता इसलिए हुआ कि दोनों देशों के बीच विनम्र संबंध हो जाएं। भारत ने इसकी पहल की थी, मित्रता का परिचय देने का प्रयास किया था। तो इसमें यह बात की गई कि दोनों देशों के जो उच्चायुक्त हैं यानी राजदूत अपने पद पर बने रहेंगे और जो दोनों देशों ने एक दूसरे देश के शत्रु देश के सैनिकों को बंदी बनाया है, युद्ध बंदियों की रिहाई होगी। लेकिन यह समझौता बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल पाया और 1975 में फिर पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ। अब युद्ध समाप्ति के बाद फिर 1972 में फिर एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं शिमला समझौता। इसे कहते हैं शिमला समझौता। तो इसमें एक तरफ इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी भारत की पीएम होती थी और दूसरी तरफ जुल्फिकार भुट्टो के बीच ये हुआ था। भुट्टो के बीच ये हुआ। ठीक। अब खैर मामला दबा कुछ दिनों के लिए, लेकिन 99 में फिर एक युद्ध हुआ जिसे हम कारगिल वार कहते हैं। तो देखिए 1999 में एक होता है लाहौर घोषणा पत्र। फिर समझौते की बात की गई और भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम नवाज शरीफ ये था। फिर इसके बाद फिर एक समझौता होता है 2001 में, और 2001 में जो समझौता हुआ इसे बोलते हैं आगरा शिखर वार्ता। बच्चों जो आगरा शिखर वार्ता है इसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल जी और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे उनका नाम परवेज मुशर्रफ। तो देखिए हाँ, इनके बीच ये हुआ। तो यहां पर ध्यान रखना है कौन संधि समझौते के कब हुए और किस किस के बीच हुए। ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और लिख देता हूं यहीं पर। दो 2008 में मुंबई ताज हमला हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच आतंकवाद भी एक मुद्दा है। ठीक, मैं आतंकवाद लिखता हूं वहीं पर ले आऊंगा। दोनों देशों के बीच जो विवादित मुद्दा है वो है आतंकवाद। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। राकेश प्रसाद जी, आपका मैसेज आ रहा है बेटे। अब देखिए ठीक लिख रहे हैं आप भी, राकेश जी ठीक लिख रहे हैं बेटे। आतंकवाद, भारतीय संसद पर हमला हुआ, आपको जानकारी है इस चीज की।
लेकिन 2008 में क्या हुआ, 2008 में मुंबई ताज हमले पर हमला हुआ था। मुंबई हमला हुआ, हमला, हम पाकिस्तान को कहते, हम यूएनओ में इस बात को हमेशा हमने उठाया कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, लेकिन पाकिस्तान यूएनओ को या अमेरिका जिसका सहयोग मिल रहा था पाकिस्तान को, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन इस हमले में क्या हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को जीवित पकड़ लिया गया, कसाब को जीवित पकड़ा गया, जीवित पकड़ा गया। ठीक, तो अब जाकर सभी को पता लगा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। तो 2010 में जो दक्षेश है, सार्क दक्षेश, अब दक्षेश का मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं। तो दक्षेश का एक थिम्पू भूटान की राजधानी है, यहां पर एक सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन, इस सम्मेलन के दौरान मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के गिलानी के बीच भी एक समझौता हुआ था। गिलानी के बीच समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच फिर मधुर संबंध बनने लगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चलाता रहा। यूएनओ को तो तब पता लगा, अमेरिका तो जब सहमत हुआ, ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था जिसने अमेरिका में, वो छिप रहा था और अमेरिका उसकी खोज में था। लेकिन लादेन को जो संरक्षण मिल रहा था, लादेन वो पाकिस्तान का मिल रहा था, और लादेन को पाकिस्तान के एक जगह का नाम है एकटाबाद, यहां पर वो मारा गया। तो अब विश्व स्तर पर सबको पता लगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों देशों के बीच एक संबंध मधुर बनाने का प्रयास चल रहा था। अब लेकिन क्या हुआ, अब 2016 में शायद बात है कि जो पाकिस्तान ने जो उरी है और पठानकोट हमला किया, हमला किया। आपको पता है इसमें बहुत लोग मारे गए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान है ये आतंकवादियों को ये के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता था, तो इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और पाकिस्तान के कई प्रशिक्षण केंद्रों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चलो तो ये आतंकवाद का मुद्दा और कश्मीर के मुद्दे पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम लेकर चलते हैं सीमा संबंधी विवाद। सीमा विवाद कौन सा है? सीमा विवाद, बच्चों देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है, इसमें एक सियाचिन ग्लेशियर, इसके साथ साथ सरक्रीक विवाद है, बच्चों जो सियाचिन है ये सामरिक और सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। तो सियाचिन, पाकिस्तान अपना दावा करता है, भारत अपना दावा करता है, ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जिस देश के पास रहेगा, यहां से वो पाकिस्तान और चीन पर नजर रख सकता है। ये जो सरक्रीक विवाद है, ये गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी 23.5 डिग्री पे है, ये वहां का एरिया है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो तेल और गैस के भंडार की संभावना है, आज भी दोनों के बीच विवादित है। अब हम लेकर चलते हैं जल विवाद। पाकिस्तान और भारत के बीच जो जल विवाद है, देखिए जल विवाद
तो जल विवाद में हम लेकर चलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। बच्चों, सिंधु नदी जल समझौता ये 1960 में हुआ था और किसके साथ हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जब मैं भारत और बांग्लादेश पे डिस्कस करेंगे कल हम, बांग्लादेश एक छोटा सा टॉपिक था रिलेशन में, लेकिन अभी वहां पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वो टॉपिक और बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू विरोधी कुछ गतिविधियां बांग्लादेश में चल रही हैं आजकल, जिसके विरोध में भारतीय नागरिकों ने 10 दिसंबर, अभी 2-3 दिन पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर राष्ट्रपति को, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो टॉपिक वो भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सिंधु नदी जल समझौता, ये जो सिंधु नदी है, इस समझौता जो हुआ है तो भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इस समझौते के द्वारा क्या हुआ, उत्तर भारत की जो 3 नदियां थी, 3 नदियां, उनमें एक नाम आता है सिंधु, एक नाम आता है चिनाब और एक नाम आता है झेलम। देखिए, तीनों की तीनों जो नदियां हैं पाकिस्तान में जाती हैं। तो इन तीनों नदियों का जो को पाकिस्तान की माना गया, पाकिस्तान की मान लिया गया। ये जो समझौता हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, पाकिस्तान की मान लिया गया, अर्थात भारत इन तीनों नदियों के जल का सीमित प्रयोग करेगा। प्रयोग तो करेगा, लेकिन सीमित प्रयोग करेगा। वहीं 3 अन्य जो नदियां थी, जिनमें सतलज, एक नाम आता है रावी और एक नाम आता है व्यास, पंजाब में। ये जो तीनों नदियां हैं, ये कुल मिलाकर ये होती है, ये व्यास नदी तो सतलज नदी में पंजाब में एक जगह का नाम हरिके नामक स्थान, वहां मिल जाती है, और फाइनली ये पाकिस्तान जाती है और सिंधु में मिल जाती है। तो इनको भारत का मान लिया गया, भारत का माना गया। अब मैं आपका मैसेज देख लेता हूं क्या आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं। पूजा जोशी, अब तो आवाज क्लियर है ना? ठीक, 2020 या 21 है, ठीक है, मैं एक्यूरेट देख के बता दूंगा आपको, 20 या 21। अब क्लियर आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। पिंकी गंगवार, पूजा जोशी, राकेश प्रसाद, प्रिंसा, ओके। तो बच्चों, अब ये ठीक, चलो, एक विवाद हुआ सिंधु नदी जल समझौता, लेकिन इस समझौते को निपटा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या कर रहा है भारत? देखिए, चेनाब नदी, भारत एक बगलिहार परियोजना बना रहा है, बगलिहार परियोजना बना रहा है। तो पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना, ये जो परियोजना, ये एक नौवहन परियोजना है। इसी तरीके से पाकिस्तान एक परियोजना और भी है जिसका नाम किशन गंगा परियोजना है। किशन गंगा परियोजना, ध्यान से समझेंगे, किशन गंगा परियोजना, पाकिस्तान इसका भी विरोध कर रहा है। कश्मीर में एक टोडा जिला है और वहां पर भारत सलाल परियोजना पर कार्य कर रहा है, सलाल परियोजना। तो ये जितनी भी परियोजना आप देख रहे हैं, पाकिस्तान इन सभी परियोजनाओं का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं, हम उनका पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं। रहमो करम है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है, हम उन्हें पानी दे रहे हैं और वो भारत में आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन अब क्या होता है, तो तभी ऐसे में मोदी जी का स्टेटमेंट देखिए क्या था। मोदी जी ने कहा है कि खून
वे पानी एक साथ नहीं बह सकते। भाई खून और पानी जो है एक साथ नहीं बह सकते। मैं जब चाहूं सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सकता हूं, सिंधु समझौता तोड़ सकता, समझौता तोड़ सकता। ठीक, मोदी जी की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि उरी पठानकोट हमला हुआ तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो पाकिस्तान को सोचना पड़ता है अभी भी। अब भारत मजबूत बन चुका है, लेकिन सिंधु नदी जल समझौते का कभी उल्लंघन अभी तक नहीं हुआ था। तो देखिए, ये जो झेलम नदी पर बगलिहार परियोजना है, बगलिहार परियोजना परियोजना और वहीं पर दूसरी किशन गंगा जो परियोजना है, किशन गंगा गंगा परियोजना, इन दोनों को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकर गया था, न्यायालय। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इन्हें अपना जो निर्णय सुनाया, निर्णय ये भारत के पक्ष में सुनाया है, भारत के पक्ष में निर्णय था। ठीक, यानी पाकिस्तान के विरोध को अनुचित ठहराया। अब देखिए, पाकिस्तान का काम विरोध करना है। आपने एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारी नौसेना के एक अधिकारी जाधव जी अभी 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उसे रो का मेंबर घोषित कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। फिर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने घोषणा की कि इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA लाया गया, तो पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया था। ठीक, तो जब आपका एग्जाम होगा अप्रैल में, तो स्क्रीनिंग का एग्जाम है, और उसके बाद जब एग्जाम होगा आपको 2-3 महीने का जो समय मिलेगा, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ और भी होता है, तो वो फिर एक बार अपडेट करा दिया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान को आपने देखा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। दरअसल MA में भी आपने IR पढ़ा होगा, लेकिन MA करने का उद्देश्य सिर्फ पास होना होता है, लेकिन यहां पर हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ है। ठीक, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जम्मू बना। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनना है, और मैं आपको एक रिकमेंड और भी करूंगा, चूंकि क्लास लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी जारी है। उस रिकॉर्डिंग को आप कितनी भी बार देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड फास्ट हो रही है, तो आप उसको रोक सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखना भी है, और जो मेन कंटेंट्स हैं उसका आपको अपना एक नोट्स भी बनाना है। कल हमारा जो टॉपिक होगा, हम लेकर चलेंगे भारत और बांग्लादेश। ठीक, तो ये आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।